हे ड्रामा लवर्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कोरियन मनी हाइस्ट द जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस सीरीज में सिर्फ चोरी और लूटपाट की ही बात होने वाली है। कहानी में हम देखने वाले हैं 8 चोरों को जो कोरियन मिंट यानी पैसे छापने की जगह पर 4 ट्रिलियन वॉन की चोरी करने को जाते हैं। और वहां पहुंचते ही उन्हें पैसों की बेड दिखती है, जिसे देख चोरों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन बाद में सारे चोर मिंट में ही फंस जाते हैं। ये चोरी और आखिर में चोरों की भागने की तरकीब काफी दिलचस्प और थ्रिलिंग होने वाली है। तो कृपया पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएं और चलिए इस ऐतिहासिक चोरी की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को के पॉप म्यूजिक पर डांस करते हुए देखते हैं और वो लड़की बीटीएस आर्मी की फैन थी। छिप छिप कर के पॉप म्यूजिक सुनना और कोरियन ड्रामास देखना उस लड़की को काफी पसंद था। लेकिन उस लड़की को रियल आर्मी ज्वाइन करने में दिलचस्पी थी। तभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में बनती नहीं थी। बहुत टाइम हो गया था जब कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स साथ बैठकर दोनों देशों को एक करने की बात कर रहे थे, पर दोनों देशों का एक होना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी पब्लिक में एक न्यूज आती है जिसमें दोनों देशों की यूनिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों की सरकार कॉमन करेंसी इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है, जिसे सुन लोग काफी खुश होते हैं कि वो अब साउथ कोरिया भी जा सकते हैं। वो लड़की भी बाकी लोगों के साथ अपने सपने पूरे करने के लिए साउथ कोरिया के लिए निकल जाती है। वो लड़की और बाकी सभी यात्री साउथ कोरिया के बड़े बड़े इमारतों को देखकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो लड़की इमिग्रेशन ब्रोकर के बताए हुए घर पर रहने को आती है, तभी उस लड़की को वहाँ सब कुछ टूटा फूटा दिखता है, जिसका मतलब ब्रोकर पैसे खाकर रवाना हो चुका था। वो लड़की साउथ कोरिया आई थी अपने सपने पूरे करने को, लेकिन अब उसे एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट की एक लेडी उस लड़की को कस्टमर्स का जूठा खाना ऑफर कर रही होती है। वो लड़की ये सब देख काफी हैरान होती है कि आखिर एक साउथ कोरियन लड़की कस्टमर्स का जूठा क्यों खा रही है। उस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा होता है उसके साथ हो क्या रहा है। बाद में वो लड़की एक लोन शार्क के पास जाती है पुराने नोट्स एक्सचेंज कराने को। तभी वो लोन शार्क उस लड़की को ड्रग्स ऑफर कर रहा होता है और उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी उस लोन शार्क के गुंडे रेस्टोरेंट की उसी लेडी को उठाकर लाते हैं जो उस लड़की को कस्टमर्स का जूठा खाना ऑफर कर रही थी। और असल में वो लेडी काफी घायल थी, जिसे देख वो लड़की लोन शार्क और उसके गुंडों को गाली देना शुरू कर देती है और बोलती है, ये दुनिया तुम हरामियों ने बर्बाद की है। जिसे सुन वो लोन शार्क उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है और एक थप्पड़ में ही उस लड़की को चक्कर आ जाती है। वो लोन शार्क जैसे ही उस लड़की को मारने को आता है, तभी वो लड़की भी लोन शार्क को पीटना शुरू कर देती है। क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की तो थी नहीं, वो भी एक्स आर्मियन रह चुकी थी और उस लोन शार्क पर बंदूक तान देती है। वो लोन शार्क फिर से उस लड़की पर हमला करता है। तभी वो लड़की उस लोन शार्क को गोली मार देती है, जिसे देख लोन शार्क के गुंडे पैंट में ही मूत देते हैं। उस लड़की का कहना था कि आजकल चोर ही सबसे ज्यादा पैसे छाप रहे हैं, इसलिए वो लड़की चोर बनने का डिसाइड करती है। लोन शार्क के पास बहुत पैसे पड़े हुए थे। आखिर में वो लड़की रेस्टोरेंट वाली लेडी के साथ लोन शार्क के सारे पैसों को लेकर निकल जाती है। 1 साल बाद उस लड़की की फोटो न्यूज पर भी आ चुकी होती है और न्यूज में बताया जा रहा होता है पिछले 1 साल में हुए रॉबरीज में सिर्फ लोन शार्क्स को ही टारगेट किया जा रहा है। रॉबरीज के पीछे 2 सस्पेक्ट्स का हाथ है, जिसमें से एक सस्पेक्ट मारी गई है और दूसरी सस्पेक्ट कहीं फरार हो चुकी है। वो लड़की ये न्यूज देख रही होती है और जो सस्पेक्ट मारी गई थी वो रेस्टोरेंट वाली लेडी ही थी। उस लड़की के पास ना कोई ठिकाना बचा था और ना ही कोई जगह बची थी भागने के लिए। आखिर में ना उम्मीद होकर वो लड़की खुद को गोली मारने वाली होती है। तभी हम देखते हैं एक बंदा छाता लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और वो लड़की जैसे ही खुद को गोली मारने वाली होती है, तभी वो बंदा उस लड़की के पास आता है और उस लड़की को एक ऑफर देते हुए बताता है, मैं जल्द ही एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूँ, इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। जिस पर वो लड़की उस बंदे से पूछती है, आप हो कौन। तभी वो बंदा अपना नाम प्रोफेसर बताता है। प्रोफेसर उस लड़की को बोलते हैं, तुम वैसे भी अपनी जान लेने वाली थी, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, हम साथ में दुनिया बदल सकते हैं और हीरो भी बन सकते हैं। जिस पर वो लड़की रिप्लाई करते हुए बोलती है, हीरो बनने के लिए हमें कितने पैसे चुराने होंगे। जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, 4 ट्रिलियन वॉन। प्रोफेसर उस लड़की को अपनी टीम से मिलवाते हैं और सबसे पहले सभी को अपने लिए एक निकनेम चुनने को बोलते हैं। प्रोफेसर सभी से बोलते हैं, अमीर होने के बाद आप जिस जगह पर जाना चाहते हो या जो शहर आपको पसंद है, वही शहर का नाम आपका निकनेम होगा। तभी एक एक करके प्रोफेसर की टीम के सारे मेंबर्स
दुनिया घुमाना शुरू करते हैं, यानी कि ग्लोब घुमाना शुरू करते हैं। तभी हम टीम के पहले मेंबर को देखते हैं जिसका नाम था रियो। रियो एक घटिया डांसर था, पर साथ ही साथ रियो एक कमाल का हैकर होता है। टीम का दूसरा मेंबर जिसका नाम था डेनवर। डेनवर पहले स्ट्रीट फाइटर हुआ करता था। डेनवर ने सबको धोया है, यहाँ तक कि उन गैम्बलर्स को भी जो उन पर पैसे लगाया करते थे। बेसिकली डेनवर एक अच्छा फाइटर था। टीम का तीसरा मेंबर था मॉस्को। मॉस्को डेनवर का बाप था। मॉस्को पहले माइंस में काम किया करता था और मॉस्को खुदाई में एक्सपर्ट था। टीम की चौथी मेंबर जिसका नाम था नायरोबी। नायरोबी ने झूठ बोलने में और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में महारत हासिल कर रखा था। बेसिकली नायरोबी को झूठी नंबर 1 का दर्जा दिया गया था। टीम के 5वें और 6ठे मेंबर थे हेलसिंकी और ओस्लो। ये दोनों लोगों की सुपारियां दिया करते थे और कहते हैं कि बाद में इन्होंने अपने ही गैंग के सारे मेंबर्स को मार दिया और शहर से गायब हो गए। टीम का 7वां मेंबर था बर्लिन। बर्लिन एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था जिससे कि डर शब्द भी डरती थी, क्योंकि बर्लिन एक ऐसी जगह से बिलोंग करता था जहां के उसूल थे मरो या मारो। और टीम की आखिरी मेंबर थी वो लड़की जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आई थी अपने सपने पूरे करने के लिए। उस लड़की का नाम टोक्यो होता है। निकनेम्स चूज करने के बाद प्रोफेसर सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हम में से किसी को एक खरोच तक नहीं आएगी और हम 4 ट्रिलियन वॉन लेकर हवा की तरह गायब हो जाएंगे और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का मजा लेगी, और वो भी लाइव। पब्लिक हमारे सपोर्ट में होगी। प्रोफेसर की बातों को सुन रियो रिएक्ट करते हुए बोलता है, हम चोरी करेंगे और पब्लिक हमारे ही सपोर्ट में होगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी नायरोबी भी रिएक्ट करते हुए बोलती है, चलो माना कि आपने जो कहा वो सब पॉसिबल है, लेकिन इतना सारा पैसा हम चुराएंगे कहाँ से। तभी प्रोफेसर सभी को बताते हैं 4 ट्रिलियन वॉन हम यूनिफाइड कोरियन मिंट से चुराएंगे। मैं बता दूं, यूनिफाइड कोरियन मिंट को जॉइंट इकोनॉमिक एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि कोरियन मिंट वो जगह थी जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लिए कॉमन करेंसी के नए नोट छापे जाते थे। अगले सीन में हमें 5 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कोरियन मिंट के डायरेक्टर को जो पूरे स्वैग में अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहां मिंट का वॉइस डायरेक्टर आता है और डायरेक्टर को बताता है कुछ स्टूडेंट्स की ग्रुप आज विजिटिंग के लिए आने वाली है, जिस पर डायरेक्टर वॉइस डायरेक्टर की बातों को इग्नोर कर अपने ऑफिस में जाकर पॉर्न देखना शुरू कर देता है। तभी मिस यून नाम की एक लेडी एम्प्लॉय डायरेक्टर के ऑफिस में आती है और डायरेक्टर मिस यून के ऑफिस में आते ही मिस यून पर टूट पड़ता है। डायरेक्टर और मिस यून का चक्कर चल रहा होता है और डायरेक्टर असल में बहुत हरामी और हवसी इंसान था। दूसरी तरफ विजिटिंग के लिए स्टूडेंट्स की ग्रुप मिंट के बाहर आ चुकी थी। स्टूडेंट्स की ग्रुप में हम एनी किम नाम की लड़की को देखते हैं जो मिंट पहुंचते ही सेल्फी पर सेल्फी लेना शुरू कर देती है, जिसे देख नायरोबी अपने टीम को बताती है प्रिंसेस आ चुकी है, सब रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं पैसों से भरी यूनिफाइड कोरियन मिंट की ट्रक डैम के पुल से गुजर रही होती है और जैसे ही पुल के बीच में आती है तभी रियो कार बैरियर्स के थ्रू रोड ब्लॉक कर देता है और पुलिस वालों के सामने धुआं धुआं हो जाता है। तभी पुलिस वालों के सामने एक ट्रक आती है जिसमें प्रोफेसर के चोर होते हैं। पूरी टीम मिलकर कोरियन मिंट के ट्रक पर कब्जा कर लेती है और उन पुलिस ऑफिसर्स को अपनी ड्रेस पहनाकर खुद ऑफिसर्स की ड्रेस पहनकर कोरियन मिंट पहुंचते हैं। मिंट के एंट्री गार्ड को बर्लिन पर शक होता है और वो गार्ड बर्लिन से उसकी आईडी मांगता है। तभी रियो फटाक से बर्लिन की आईडी बना देता है और पैसों के ट्रक को मिंट में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है। वहीं सारे स्टूडेंट्स हिस्टोरिक करेंसीज देख रहे होते हैं और एनी वॉशरूम में बैठे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी मिंट के मेन गेट पर टोक्यो और नायरोबी आते हैं। टोक्यो अपनी बैग को चेकिंग मशीन में डालती है जिसमें गन्स देख वहाँ की एम्प्लॉय सिक्योरिटी अलार्म बजाने ही वाली होती है कि तभी टोक्यो उस एम्प्लॉय पर गन तान देती है। तभी वहाँ के गार्ड्स और टोक्यो और नायरोबी में मारधाड़ शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे चोर भी ट्रक से बाहर निकलकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और मिंट में सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स और मिंट के एम्प्लॉयज को चोरों ने चारों तरफ से घेर लिया था। फायरिंग की आवाज को सुनकर एनी काफी डर जाती है और वॉशरूम में ही छिप जाती है। तभी टोक्यो भी प्रिंसेस यानी एनी को ढूंढ रही थी और आखिर में एनी भी पकड़ी जाती है। बर्लिन मिंट के मेन गेट को बंद कर देता है और इस तरह सारे चोर मिंट पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। बर्लिन सारे हॉस्टेजेस को बताता है अब से यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और दिल पर पत्थर रख कर कहना पड़ रहा है कि आप सब हॉस्टेज बन चुके हो। हम चोरों की जिंदगी काफी मुश्किल भरी होती है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे
तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मुझे मेरे काम में आप लोगों की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं आप सबको ऊपर वाले के पास पहुंचा दूंगा, वो भी एक झटके में। तो उम्मीद है आप सब मेरी बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ देर बाद मॉस्को और रियो मिंट के डिजिटल सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सेफ बहुत एडवांस थी, जिसे खोलने में मॉस्को और रियो को काफी टाइम लग जाती है। पर जैसे ही वो सेफ खुलती है, सेफ के अंदर पैसों की बेड पड़ी होती है, जिसे देख मॉस्को, डेनवर और रियो शॉक हो जाते हैं। डेनवर उन पैसों के बेड पर कूद पड़ता है। मिंट में मची उथल पुथल के बारे में बाहरी दुनिया को कोई खबर नहीं थी। तभी सारे चोर सेफ के पैसों को बैग में भरकर सारे मेन गेट पर पोजीशन ले लेते हैं। हॉस्टेजेस को लगता है अब सारे चोर पैसे लेकर जाने वाले हैं। तभी बर्लिन प्रोफेसर को बताता है, प्लान के अनुसार हम तैयार हैं। मिंट के बाहर बैठे प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को गाइड कर रहे होते हैं। प्रोफेसर बर्लिन से बोलते हैं, जैसा मैंने बताया है वैसे ही आगे बढ़ो। रियो जाकर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है और मेन गेट ओपन कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस आने ही वाली होती है। तभी डेनवर रियो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्यों रियो, तेरी फट रही है कि नहीं? और रियो की सच में फटी पड़ी होती है, क्योंकि रियो शूटिंग में अच्छा नहीं था। तभी टोक्यो प्रोफेसर की बातों को याद करती है, जहाँ प्रोफेसर ने बताया था कि तुम में से किसी को कुछ भी नहीं होगा। सारे चोर मिंट के बाहर आते हैं और हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर से ऑफिसर्स भी फायर करना शुरू कर देते हैं। मारधाड़ में रियो काफी घबरा जाता है और उसे गोली लग जाती है। तभी टोक्यो स्मोक बाहर फेंकती है और पुलिस वालों के सामने धुआं धुआं हो जाता है। तभी टोक्यो रियो को लेकर अंदर जाती है। डेनवर और सभी चोर काफी डरे हुए थे कि कहीं रियो मर तो नहीं गया, लेकिन रियो ने वेस्ट पहना हुआ था, इसलिए गोली रियो के वेस्ट में लगी थी। जैसे ही रियो की आंखें खुलती है, रियो टोक्यो से पूछता है, तुझे मेरी फिक्र हो रही थी क्या? जिस पर रिएक्ट करते हुए टोक्यो बोलती है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो सकता था। चोरी से पहले प्रोफेसर ने अपनी टीम को बताया था, जैसे ही पुलिस मिंट के बाहर आए तुम्हें हवा में फायरिंग करनी है, ऐसा दिखावा करना है जैसे तुम मिंट में फंस गए हो, और थोड़ी देर फायरिंग करने के बाद तुम सभी को वापस मिंट के अंदर चले जाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहा बिल में घुस जाता है। तभी रियो प्रोफेसर से पूछता है, हम हवा में फायरिंग क्यों करेंगे? क्या हम किसी को टपका नहीं सकते हैं? जिस पे प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, नहीं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे प्लान का एक अहम हिस्सा है। प्रोफेसर चोरों को बाहर निकलकर फायरिंग इसलिए करने को बोलते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि चोरों ने मिंट पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही ये खबर बाहरी दुनिया में फैलती है, इस केस से निपटने के लिए दोनों देशों की सरकार आपस में बातचीत करना शुरू कर देती है और रिजल्ट के तौर पर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया जाता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की पुलिस एजेंसी साथ में काम करने वाली थी। जॉइंट टास्क फोर्स में ऑपरेशन हैंडल करने के लिए नॉर्थ कोरिया से कैप्टन चा मू युक को बुलाया जाता है और साउथ कोरिया से निगोशिएशन टीम की हेड सन वूजिन को बुलाया जाता है। शुरू में दोनों ऑफिसर्स की बनती नहीं है, क्योंकि कैप्टन चा फुल एटीट्यूड में होते हैं कि वो अपनी टास्क फोर्स को अंदर भेजकर 5 मिनट में मामला रफा दफा कर सकते हैं। कैप्टन चा का कहना था, हमारे पास काबिल जवान है, तो हमें नेगोशिएशन की क्या जरूरत है? जिस पर वूजिन रिएक्ट करते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जवान हॉस्टेजेस को बचा पाएंगे? वूजिन और चा आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को थीफ वाली ड्रेस देता है और सभी से बोलता है, हम सभी एक ही छत के नीचे फंसे हुए हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम सब एक टीम हैं। कम्युनिकेशन सेटअप करने के बाद मिंट में चल रही हलचल को अब प्रोफेसर भी देख सकते थे। वो जिन चोरों से बात करने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स यानी JTF को कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने को बोलती है और चोरों को कॉल करती है। तभी कॉल प्रोफेसर रिसीव करते हैं। वूजिन प्रोफेसर से उसका नाम पूछती है, जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, आप मुझे प्रोफेसर बुला सकती हैं। वूजिन प्रोफेसर से पूछती है, तो आपको क्या चाहिए? जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं, हमें यहाँ से भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए। जिस पर वूजिन बोलती है, प्रोटोकॉल्स की वजह से हम हेलीकॉप्टर तो नहीं भेज सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, आप ऐसे करेंगे निगोशिएशन? जरा सोचिए, हम चोरी करके चुपचाप यहाँ से भागने वाले थे, पर आप लोगों की वजह से अब हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी वूजिन प्रोफेसर से पूछती है, तुम इतने लोगों को हैंडल कैसे कर ले रहे हो? तुम चाहो तो कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ भी सकते हो, इसमें तुम्हारा क्या ही बुरा हो जाएगा। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं, इन हॉस्टेजेस को संभालना हम चारों के लिए काफी मुश्किल काम है। खैर मैं सोच कर बताता हूँ। इतने में कॉल कट हो जाती है। वूजिन अपने टीम से पूछती है,
कुछ पता चला इस आवाज के पीछे कौन है? जिस पर JTF का एक मेंबर बताता है, चोरों ने किसी ऐप की मदद से अपनी आवाज बदली है, इसलिए हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। मिंट पर कब्जा हुए 11 घंटे हो चुके थे। वो जिन अपने जूनियर डोंगचुल से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर ने सच कहा होगा कि वो सिर्फ 4 लोग ही हैं? जिस पर डोंगचुल रिएक्ट करते हुए बोलता है, पता नहीं मैम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ 4 लोग कैसे हो सकते हैं? तभी वुजिन की नजर कुछ जवानों पर पड़ती है जो मिंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वुजिन JTF के चीफ से पूछती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आप मिंट में फोर्स क्यों भेज रहे हैं? जिस पर चीफ वुजिन से बोलता है, तुमने सुना नहीं, प्रोफेसर ने कहा वो सिर्फ 4 ही लोग हैं। जिस पर रिएक्ट करते हुए वुजिन बोलती है, लेकिन ये उनकी चाल भी तो हो सकती है। चीफ वुजिन को लेकर साइड में आता है और बताता है, हमें ये केस जल्द से जल्द निपटानी है, इंटर कोरियन समिट होने से पहले। मैं बता दूं, इंटर कोरियन समिट का मतलब था समिट के दिन दोनों देशों के हित के लिए कुछ फैसले लिए जाने वाले थे। चीफ वुजिन को बताता है, तुम अब इस केस की इंचार्ज नहीं हो। जिसे सुन वुजिन शॉक हो जाती है और जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी उसे पार्क सनहो नाम के आदमी की मैसेज आती है। वहीं JTF के चारों यूनिट मिंट में अलग अलग जगहों से एंटर कर रहे होते हैं, जिसका मतलब था चोर चारों तरफ से घिरने वाले थे। ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रोफेसर ने एक उपाय बताया था और वो उपाय था हॉस्टेजेस को थीफ वाली ड्रेस पहनाना। तो अब आप समझ ही चुके होंगे बर्लिन हॉस्टेजेस को थीफ वाली ड्रेस क्यों देता है। सारे हॉस्टेजेस ड्रेस पहनकर मिंट के एग्जिट्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वहीं JTF की चारों यूनिट मिंट में एंटर करने से पहले एक कैमरे के थ्रू अंदर देखती है, जहां उन्हें चोरों की पूरी फौज दिखती है। असल में JTF के यूनिट्स ने चोरों को नहीं घेरा था, बल्कि चोरों ने चारों यूनिट्स को घेर लिया था, जिसे देख कैप्टन चा की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इंस्टेंटली कैप्टन चा को मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है और सारे यूनिट वापस आ जाते हैं। तभी यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, जिसमें एनी और मिंट का डायरेक्टर पब्लिक को एक मैसेज दे रहे होते हैं और मैसेज में वो बता रहे होते हैं, मिंट में चोर और हॉस्टेजेस ने सेम ड्रेस पहनी हुई है, तो कृपया फोर्स अंदर ना भेजें और नेगोशिएशन कंटिन्यू रखें। तभी JTF के चीफ को एक कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है जो लड़की यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में है उस लड़की का नाम एनी किम है और एनी किम US एम्बेसडर की बेटी थी। वहीं वुजिन पार्क सनहो नाम के आदमी से मिलने को आती है, जो कि वुजिन का बॉयफ्रेंड था। पार्क सनहो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ही थे और प्रोफेसर का ही असली नाम पार्क सनहो था। प्रोफेसर ने बिल्कुल पक्की प्लानिंग करी थी और सन वुजिन उनके प्लान का ही एक हिस्सा थी। प्रोफेसर को पहले से पता था कि नेगोशिएशन के लिए साउथ कोरिया की पुलिस एजेंसी से सन वुजिन को ही बुलाया जाएगा। बर्लिन प्रोफेसर की बातों पर रिएक्ट करते हुए बोलता है, लेकिन क्या गारंटी है कि साउथ कोरिया से सन वुजिन ही नेगोशिएट करने आएंगी? साउथ कोरिया में और भी बड़े बड़े नेगोशिएटर्स हैं। जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, बाकी सारे नेगोशिएटर्स किसी न किसी सेक्स स्कैंडल्स और करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, इसलिए साउथ कोरिया की नेगोशिएशन टीम से सन वुजिन ही आएंगी। अब क्योंकि ये बात हमें पहले से पता है कि साउथ कोरिया से कौन आने वाला है, तो मैं इस एडवांटेज का फायदा उठाऊंगा। मेरे प्लान के मुताबिक ये औरत हमारी मदद करेगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। प्रेजेंट में प्रोफेसर वुजिन से पूछते हैं, तुम्हें किसी बात की टेंशन है क्या? जिस पर वुजिन रिएक्ट करते हुए बोलती है, नहीं कुछ खास नहीं। वहीं बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को शुक्रिया बोलता है उनका साथ देने के लिए और सभी लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वुजिन प्रोफेसर को बताती है, उन्होंने मुझे मिंट वाले केस से निकाल दिया है। जिस पर सनहो यानी प्रोफेसर वुजिन से बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें केस पर वापस बुलाया जाएगा क्योंकि तुम दुनिया की बेस्ट नेगोशिएटर हो। तभी अचानक वुजिन को JTF के चीफ की कॉल आती है और चीफ वुजिन को केस पर वापस बुला रहा होता है। सब कुछ प्रोफेसर के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। वुजिन के वहां से निकलते ही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं और वहां का हालचाल पूछते हैं, जिस पर बर्लिन बताता है यहाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। प्रोफेसर बर्लिन से पूछते हैं, तो क्या हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें? तभी बर्लिन मुस्कुराना शुरू कर देता है। प्लानिंग के दौरान नायरोबी प्रोफेसर से पूछती है, क्या मिंट में सच में 4 ट्रिलियन वॉन होंगे? जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल होंगे, वो मिंट है, 4 ट्रिलियन वॉन तो वहाँ होने ही चाहिए। जिस पर रियो रिएक्ट करते हुए बोलता है, ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो 4 ट्रिलियन वॉन कैश में रखेगा? जिस पर प्रोफेसर भी रियो की बात से एग्री करते हैं और रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, 4 ट्रिलियन वॉन वहाँ नहीं होंगे। तभी मॉस्को प्रोफेसर से बोलता है, तो आखिर हमारा प्लान क्या है? नायरोबी प्रोफेसर का प्लान समझ चुकी होती है। प्रोफेसर का प्लान 4 ट्रिलियन वॉन चुराने का नहीं बल्कि छापने का था। अगले सीन में हमें बर्लिन की पास्ट दिखाई जाती है,
जहां बर्लिन और उसकी मॉम एक जेल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और एमनेक रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों को पुलिस भी ढूंढ रही होती है। तभी जेल की लाइटें रिवर पर पड़ती हैं और बर्लिन और उसकी मॉम को पुलिस वाले देख लेते हैं और पानी में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग में बर्लिन की मॉम को गोली लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और तो और बर्लिन भी पकड़ा जाता है। उस जेल का जेलर जॉन योंगसू था। जेल में योंगसू सभी कैदी से जबरदस्ती काम करवाया करता था और तभी कुछ कैदी बर्लिन को पीटना शुरू कर देते हैं और योंगसू ये सब देख मस्त इग्नोर कर सिगरेट पी रहा होता है। तभी बर्लिन उन सारे कैदियों को जानवरों की तरह मारना शुरू कर देता है। ये देख योंगसू उसे फिर से जेल में बंद कर देता है। अगले सीन में हमें 25 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जेल में दंगा मचा हुआ होता है और ये दंगा बर्लिन ने ही करवाया था। जैसे जैसे बर्लिन बड़ा होता गया, लोगों में उसका डर बढ़ता गया। प्रेजेंट में हम देखते हैं 15 घंटे हो चुके थे, मिंट में कब्जा हुए। वूजिन वापस जेटीएफ आती है और अब कैप्टन चा भी वूजिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वूजिन सबसे पहले प्रोफेसर को कॉल करती है। प्रोफेसर कॉल रिसीव करते हैं। वूजिन प्रोफेसर से हॉस्टेजेस की सेफ्टी के बारे में पूछती है, जिस पर प्रोफेसर वूजिन से बोलते हैं हॉस्टेजेस बिल्कुल ठीक हैं। वूजिन प्रोफेसर से पूछती है, क्या तुमने झूठ बोला कि तुम सिर्फ 4 लोग हो? तभी प्रोफेसर मुस्कुराते हुए वूजिन से पूछते हैं, आपने आखिरी बार सेक्स कब किया था? जिस पर वूजिन काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है और बोलती है, ये काफ़ी पर्सनल सवाल नहीं है। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं, हमें एक दूसरे को जानना होगा, तभी हम अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे। तो अगली बार कॉल तभी करिएगा जब आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हों। जिस पर वूजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है, अब से इस केस की इंचार्ज मैं हूँ, तो अब से कोई होशियारी नहीं होगी। वूजिन की बातों को सुनकर प्रोफेसर कॉल कट कर देते हैं। वूजिन अपने टीम को प्रोफेसर और उनके चोरों को उलझा के रखने को बोलती है, क्योंकि आगे की प्लानिंग हो सके। पर असल में चोर पुलिस को उलझा रहे थे। आखिर में खेल वक्त का ही था, चोरों को समय चाहिए था पैसे छापने के लिए। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं मॉस्को डायरेक्टर को खुदाई करना सिखा रहा होता है, जिस पर डायरेक्टर मॉस्को और डेनवर से बोलता है, असल में मैं मिंट का डायरेक्टर हूँ, मुझे इन सब कामों की आदत नहीं है। ये सुन डेनवर भड़क जाता है और डायरेक्टर से बोलता है, तो तुझे क्या लगता है हम खुदाई करने के लिए बने हैं? तभी वहाँ बर्लिन आता है और डेनवर को साइड में लेकर आता है और उसे बताता है, तुम अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम बहुत जल्दी जज्बातों में बह जाते हो। बर्लिन की बातों पर रिएक्ट करते हुए डेनवर बोलता है, असल में मॉस्को की हालत ठीक नहीं है और मुझे इस बात की टेंशन है कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। जिस पर रिप्लाई करते हुए बर्लिन बोलता है, तुम तो जानते ही हो मुझे, मैं हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाता हूँ, टेंशन मत लो और जाकर लोगों पर ध्यान दो, हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। बर्लिन जैसे ही वहाँ से निकलता है, तभी वहाँ मॉस्को आता है और डेनवर को उसके गुस्से को कंट्रोल करने को बोलता है। डेनवर और मॉस्को बात कर ही रहे होते हैं, तभी डायरेक्टर बाकी हॉस्टेजेस से बोलता है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी वॉइस डायरेक्टर से पूछता है, क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया है? जिस पर डायरेक्टर बोलता है, हमें पुलिस से कांटेक्ट करनी होगी। बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को फिर से इकट्ठा करता है और नॉर्थ कोरियन हॉस्टेजेस और साउथ कोरियन हॉस्टेजेस को एक एक तरफ करके सभी से बोलता है, अब से नॉर्थ कोरियंस अगर किसी भी तरह की गलती करते हैं तो उसकी सज़ा साउथ कोरियंस को मिलेगी और साउथ कोरियंस किसी भी तरह की गलती करते हैं तो सज़ा नॉर्थ कोरियंस को मिलेगी। इसलिए एक दूसरे पर ध्यान दें कि किसी से कोई गलती ना हो। तभी एनी बर्लिन से बोलती है, ना ही मैं नॉर्थ कोरियन हूँ और ना ही मैं साउथ कोरियन हूँ, तो मैं क्या करूँ? बर्लिन रियो को एनी को एक कमरे में बंद करने को बोलता है। वहीं वूजिन फुल सिक्योरिटी और स्नाइपर्स लगा के बहुत बेसब्री से वेट कर रही होती है कि चोर कब कोई गलती करेंगे। डोंगचुल वूजिन को बताता है, अभी तक चोरों के साइड से कोई हरकत नहीं हुई है, वूजिन बस एक मौका ढूंढ रही थी चौका मारने के लिए। वूजिन को पूरा भरोसा था कि जल्द ही हॉस्टेजेस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं मिंट में सभी का खाना पीना चल रहा होता है। तभी डायरेक्टर मिस यून को डायरेक्टर्स ऑफिस से उसकी स्मार्ट वॉच लाने को बोलता है। मिस यून ये काम करने से मना करती है, लेकिन डायरेक्टर मिस यून को कन्विंस कर लेता है, ये बोलकर कि मैं यहाँ से निकलते ही अपने बीवी से डाइवोर्स ले लूँगा और तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी डेनवर डायरेक्टर और मिस यून को बात करते हुए देख लेता है और मिस यून को एनी के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। मिस यून अपना प्लान एनी को बताती है और एनी इस प्लान में यून की मदद करती है। तभी वहाँ रियो आता है और एनी वॉशरूम के बहाने रियो को बिजी रखती है।
मिस यून छिपते छिपाते डायरेक्टर्स ऑफिस पहुंचती है और स्मार्ट वॉच लेकर पुलिस को कांटेक्ट करती है। दूसरी तरफ एनी और टाइम लेने के लिए रियो को किस करती है और किस करते हुए रियो की गन उठा लेती है और रियो से बोलती है हिलना मत वरना गोली मार दूंगी। तभी रियो एनी को गोली चलाने को बोलता है। तभी एनी रियो पर फायर करती है लेकिन फायरिंग नहीं होती है क्योंकि एनी ने गन की सेफ्टी लीवर को अनलॉक नहीं किया था। एनी फिर से रियो के चंगुल में आ जाती है। दूसरी तरफ यून जैसे ही पुलिस को कॉल करती है तभी वहाँ डेनवर आ जाता है। डेनवर यून से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँची, जिस पर यून रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं दरअसल खाना ढूंढ रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है। जिस पर डेनवर यून को कुछ खाने की चीजें देता है और यून से बोलता है अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। दरअसल डायरेक्टर और यून जब बात करते हुए पकड़े गए थे तभी डायरेक्टर ने डेनवर को बताया था कि मिस यून प्रेग्नेंट है, पर असल में मिस यून प्रेग्नेंट नहीं थी। वूजिन डोंगचुल से पूछती है कुछ पता चला स्मार्ट वॉच के बारे में। डोंगचुल वूजिन को बताता है स्मार्ट वॉच डायरेक्टर के नाम पर है। वूजिन डोंगचुल से पूछती है लेकिन डायरेक्टर ने कॉल क्यों कट कर दिया, जिस पर कैप्टन चा रिएक्ट करते हुए बोलते हैं हो सकता है वो पकड़े गए हों क्योंकि उन पर नजर रखी जा रही होगी। जिस पर वूजिन रिएक्ट करते हुए बोलती है एक तरीका है जिससे हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्टर स्मार्ट वॉच के साथ पकड़ा गया है कि नहीं। बेसिकली स्मार्ट वॉच कॉल के बारे में प्रोफेसर को कोई भनक है या नहीं कंफर्म करने के लिए वूजिन प्रोफेसर को कॉल करती है, जहां प्रोफेसर फिलहाल यही जानने के मूड में थे कि इंस्पेक्टर वूजिन ने आखिरी बार सेक्स कब और किसके साथ किया था। वूजिन प्रोफेसर को बताती है मैंने आखिरी बार 2 महीने पहले सेक्स किया था। तभी प्रोफेसर पूछते हैं किसके साथ किया था और क्या आपको मजा आया, जिस पर वूजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं उस दिन उस आदमी से पहली बार मिली थी और सच कहूँ तो हम दोनों को बहुत मजा आया। वूजिन प्रोफेसर से पूछती है तुमने हॉस्टेजेस के फोन्स के साथ क्या किया है, जिस पर प्रोफेसर वूजिन से पूछते हैं किसी हॉस्टेज ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है क्या, जिस पर वूजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है रेडियो सिग्नल्स चेक करना हमारे प्रोटोकॉल में आता है और हॉस्टेजेस कभी न कभी तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। प्रोफेसर से बात करने के बाद वूजिन को समझ आ चुका होता है कि प्रोफेसर और उसके टीम को स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी वूजिन अपने टीम मेंबर से पूछती है लेकिन हम डायरेक्टर से दोबारा कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, जिस पर डोंगचुल वूजिन को बताता है हम उस वॉच में एक लिंक भेजेंगे और बताएंगे कि हम पुलिस हैं। जैसे ही डायरेक्टर उस लिंक को क्लिक करेंगे हम उस वॉच को हैक कर लेंगे और हैक करने के बाद हम वॉच के थ्रू उन्हें सुन और देख भी पाएंगे। जिस पर वूजिन जल्द से जल्द डोंगचुल को लिंक बनाने को बोलती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को भी शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं लेकिन प्रोफेसर की कॉल को रियो आंसर करता है। प्रोफेसर रियो से पूछते हैं वहाँ सब ठीक है, जिस पर रियो रिप्लाई करते हुए बोलता है यहाँ सब ठीक है लेकिन मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जिस पर प्रोफेसर रियो से पूछते हैं क्या हुआ है बताओ, जिस पर रियो मजाक करते हुए बोलता है दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। गड़बड़ के बारे में प्रोफेसर को उनकी टीम से कुछ पता नहीं चलता है। तभी प्रोफेसर वूजिन को मैसेज करते हैं और अपने कैफे बुलाते हैं। डोंगचुल लिंक तैयार कर ही रहा होता है तभी वूजिन को प्रोफेसर की मैसेज दिखती है और वूजिन प्रोफेसर के कैफे पहुंचती है। तभी बातों बातों में ही प्रोफेसर वूजिन से पूछते हैं अचानक तुम इतने बिजी हो गई हो, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, जिस पर वूजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है बल्कि उल्टा हमें हॉस्टेजेस के तरफ से हिंट मिली है जिसका इस्तेमाल करके हम चोरों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं बड़ा कदम मतलब तुम क्या करने वाली हो, जिस पर वूजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है माफ करना लेकिन प्रोटोकॉल्स हैं, मैं केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती हूँ। तभी प्रोफेसर वूजिन को सैंडविच बना कर देते हैं। इससे पहले कि वूजिन सैंडविच खाती उसे जेटीएफ से कॉल आती है जहाँ डोंगचुल वूजिन को बताता है लिंक रेडी है, बस हमें स्मार्ट वॉच के ऑन होने का इंतजार करना है। प्रोफेसर छिपकर वूजिन की बातें सुन रहे होते हैं और वूजिन प्रोफेसर को बातें सुनते हुए देख लेती है और जैसे ही कॉल कट होती है प्रोफेसर वूजिन के पास आते हैं। तभी वूजिन प्रोफेसर से पूछती है तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे थे। वूजिन अपने हैंडकफ्स निकाल कर टेबल पर रख देती है जिसे देख प्रोफेसर भी कुछ पलों के लिए घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर वूजिन से बोलते हैं मुझे पता है तुम हमारे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। मुझे लगा तुम्हारे जिंदगी में कोई और भी है इसलिए मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। प्रोफेसर की बातों को सुनकर वूजिन इमोशनल हो जाती है और अपने हैंडकफ्स वापस रख लेती है। प्रोफेसर प्यार का बहाना बनाकर बच जाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर वूजिन प्रोफेसर को पकड़ लेती तो मानो सारा चोरी का मामला ही खत्म हो जाता।
जाने से पहले वू जिन प्रोफेसर को बताती है, ये सच बात है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा इंसान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ। वू जिन के वहाँ से निकलते ही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं और बताते हैं किसी हॉस्टेज के पास एक स्मार्ट वॉच है और वो पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को इकट्ठा करता है। जैसे ही बर्लिन हॉस्टेजेस के पास आता है, डायरेक्टर जल्दी से वॉच को ऑन करता है और जेटीएफ के द्वारा भेजे गए लिंक पर टैप कर देता है। अब जेटीएफ भी हॉस्टेजेस और चोरों की बातें सुन पा रहे थे। तभी बर्लिन डायरेक्टर को आगे बुलाता है। डायरेक्टर बर्लिन के पास जाने से पहले उस वॉच को मिस यून को दे देता है और मिस यून वॉच को अपने जैकेट में डाल लेती है। बर्लिन डायरेक्टर को एक मेटल डिटेक्टर देता है, जिस पर डायरेक्टर बर्लिन से पूछता है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? जिस पर बर्लिन डायरेक्टर को बताता है, यहाँ किसी एक हॉस्टेज के पास स्मार्ट वॉच है और वो हॉस्टेज पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बर्लिन की बातों को सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर उन्हें स्मार्ट वॉच की खबर कैसे लगी, लेकिन आप ऑडियंस तो जानते ही हो कि इसके पीछे प्रोफेसर का हाथ था। बर्लिन सभी हॉस्टेज को स्कैन करने को बोलता है और उस गद्दार को ढूंढने को बोलता है जिसने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। डायरेक्टर सभी को एक एक करके स्कैन करना शुरू करता है। कुछ देर बाद जब डायरेक्टर मिस यून को स्कैन करने को आता है, डायरेक्टर मिस यून को ऊपर से स्कैन करता है, जो कि बर्लिन देख लेता है और आकर खुद मिस यून को स्कैन करता है। तभी मिस यून के नेक के पास मेटल डिटेक्टर बजना शुरू हो जाता है। तभी बर्लिन मिस यून की जैकेट खोलता है और उसे डायमंड की एक नेकलेस दिखती है, जिसे देख बर्लिन मिस यून को छोड़ देता है और जैसे ही दूसरे हॉस्टेज को स्कैन करने को जा रहा होता है, तभी मिस यून के जैकेट से गलती से वो वॉच नीचे गिर जाती है, जिससे कि मिस यून पकड़ी जाती है। बर्लिन सबसे पहले उस वॉच के टुकड़े टुकड़े करता है, जिससे कि जेटीएफ की भी स्मार्ट वॉच से कनेक्शन टूट जाती है। प्रोफेसर ये देख चैन की सांसें लेते हैं। बर्लिन अपने टीम से बोलता है, इस औरत को खत्म कर दो, जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए बर्लिन से बोलता है, माना कि इससे गलती हुई है, लेकिन हम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। जिस पर बर्लिन रिप्लाई करते हुए बोलता है, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। जिस पर रियो रिएक्ट करते हुए बोलता है, हम प्रोफेसर के रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। जिस पर बर्लिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, कभी कभी हमें नियम तोड़ने पड़ते हैं और तुम दोनों ने अपना काम ठीक से किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। बर्लिन डेनवर और रियो से पूछता है, बताओ तुम दोनों में से इसे कौन मारेगा? तभी डेनवर मिस यून की ज़्यादा फिक्र कर रहा होता है, इसलिए बर्लिन मिस यून को मारने का काम डेनवर को देता है। डेनवर बर्लिन को साइड में ले जाकर बताता है, ये औरत पेट से है और हम इसे नहीं मार सकते हैं। जिस पर बर्लिन रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम जज्बातों में बहुत जल्दी बह जाते हो। सच ये है कि ये औरत प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है। बर्लिन गन डेनवर को पकड़ाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर चैन की सांसें ले ही रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है बर्लिन सन की आदमी है। गद्दार के मिलते ही कहीं बर्लिन उसे मार न दे। डेनवर मिस यून को दूसरी जगह पर ले जा रहा होता है उसे मारने के लिए, और ये देखते ही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं, लेकिन बर्लिन कॉल रिसीव नहीं करता है और उस वॉच के ऑनर को यानी डायरेक्टर को भी पकड़ लेता है। डायरेक्टर अपनी जान बचाने के लिए बर्लिन के आगे रो रहा होता है, जिस पर बर्लिन डायरेक्टर से बोलता है, तुम ही ने यह काम मिस यून से करवाया था ना, अब तुम्हारी गलती की सज़ा मिस यून भुगतेगी। वहीं डेनवर मिस यून पर बंदूक तानते हुए पूछता है, मुझे सच सच बता तू प्रेग्नेंट है या नहीं? जिस पर मिस यून रोए जा रही होती है। रियो गद्दारी और मिस यून की जान लेने वाली बात टोक्यो और नायरोबी को बताता है और टोक्यो डेनवर की तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि वो डेनवर को गोली चलाने से पहले रोक पाए। वहीं मॉस्को मस्त कानों में हेडफोन लगाए हुए खुदाई का काम कर रहा होता है। उसे बाहर की सिचुएशन की कोई खबर नहीं होती है। प्रोफेसर कॉल पर कॉल किए जा रहे होते हैं, पर बर्लिन प्रोफेसर के कॉल्स को इग्नोर कर देता है और आखिर में डेनवर मिस यून पर गोली चला देता है। अगले सीन में हमें मॉस्को और डेनवर की पास्ट दिखाई जाती है, जहां मॉस्को अपनी सजा काट कर जेल से बाहर निकल रहा होता है। तभी मॉस्को प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर के प्लान में शामिल होने से पहले मॉस्को की भी एक शर्त थी, और शर्त ये थी, प्रोफेसर को एक और आदमी को इस प्लान में शामिल करना होगा।
और वो आदमी था डेनवर। जेल से निकलते ही मॉस्को डेनवर को ढूंढने को निकलता है, पर डेनवर के पीछे पहले से ही बहुत लोग पड़े हुए थे। हम देखते हैं डेनवर कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा होता है। ये गुंडे वही गुंडे थे जो डेनवर की वजह से फाइट क्लब में अपने पैसे हारे थे। डेनवर भाग ही रहा होता है कि उसे बचाने वहाँ मॉस्को भी आ चुका होता है और दोनों साथ में वहाँ से भाग निकलते हैं। मॉस्को डेनवर को अपने साथ आने को बोलता है और डेनवर को बताता है हम आखिरी बार एक बहुत बड़ा हाथ मारेंगे, उसके बाद हम साधारण जिंदगी जिएंगे। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं डेनवर ने मिस यून को गोली मार दिया था और मिस यून डायरेक्टर की वजह से डेनवर के हाथों मारी जाती है। बर्लिन मिस यून की डेड बॉडी को देख डेनवर को शाबाशी देता है और रिएक्ट करते हुए बोलता है जल्द ही तुम्हें इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी। टोक्यो ये सब देख कंट्रोल रूम में आती है और तभी वहाँ बर्लिन भी आता है। टोक्यो बर्लिन से बोलती है तुमने प्रोफेसर के रूल्स तोड़े हैं और किसी की जान ले लिया है, मुझे ये सब प्रोफेसर को बताना होगा। जिस पर बर्लिन रिप्लाई करते हुए बोलता है उस वॉच से हमारा पूरा प्लान बिगड़ सकता था, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था और वक्त आने पर मैं खुद प्रोफेसर को सब सच बता दूंगा। तभी प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं और बर्लिन टोक्यो को वहां से जाने को बोलता है, जिस पर टोक्यो गुस्से भरी नजरों से बर्लिन को घूर कर वहां से चली जाती है। बर्लिन प्रोफेसर के कॉल को रिसीव करता है, जहां प्रोफेसर बर्लिन से मिस यून के बारे में पूछते हैं, जिस पर बर्लिन प्रोफेसर को बताता है यहाँ सब ठीक है और हमने वॉच को भी ठिकाने लगा दिया है और वो प्रेग्नेंट औरत मिस यून भी ठीक है, उसे बस हमने अलग से रखा हुआ है ताकि बाकी पब्लिक कोई और उटपटांग हरकत ना करे। तभी प्रोफेसर रियो को वॉच में जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी डिटेल्स निकालने को बोलते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी था कि पुलिस को उस वॉच के थ्रू क्या पता चला है। अगले सीन में हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं मिस यून जिंदा होती है, क्योंकि गोली मारने से पहले डेनवर काफी परेशान था कि वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तभी मिस यून डेनवर से बोलती है मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए बोलता है अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो बर्लिन तुम्हें मार देगा। जिस पर मिस यून रिएक्ट करते हुए बोलती है मैं मरने का नाटक करूं तो तुम मुझे हाथ या पैर में गोली मार दो और मैं मरने का नाटक करूंगी। तभी डेनवर मिस यून के पैर में गोली मारता है और जैसे ही डेनवर गोली चलाता है तभी वहां टोक्यो पहुंच जाती है। टोक्यो सीक्रेटली मिस यून से मिलने को आती है और डेनवर को मिस यून का ध्यान रखने को बोलती है और बताती है गलती से भी ये बात बर्लिन को पता नहीं चलनी चाहिए कि मिस यून जिंदा है, वरना हम दोनों की खैर नहीं। मिस यून के पैर से बहुत खून निकल रहा होता है। तभी टोक्यो मिस यून की मलहम पट्टी करती है और डेनवर से बोलती है इसे टाइम पर एंटीबायोटिक्स देते रहना। तभी डेनवर टोक्यो से बोलता है हम ज्यादा देर तक इसे बर्लिन से छिपा कर नहीं रख पाएंगे। जिस पर टोक्यो बोलती है क्यों ना हम इस प्लान का चार्ज बर्लिन के हाथों से छीन लें। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां प्रोफेसर अपनी टीम में से किसी एक को मिंट की देखरेख के लिए इंचार्ज बनाने वाले होते हैं। तभी नायरोबी इंचार्ज बनने के लिए अपने हाथ ऊपर करती है, जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए नायरोबी से पूछता है तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें लगता है तुम लीडर बनने के लायक हो। जिस पर नायरोबी बताती है मैं एक बहुत बड़े गैंग की लीडर थी और हमने एक बहुत बड़े कसिनो को लूटा था। मेरे गैंग के सारे मेंबर्स पकड़े गए पर मैं बच गई। नायरोबी की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आमतौर पर नायरोबी ज्यादातर झूठ ही बोला करती थी। तभी लीडर बनने के लिए बर्लिन आगे आता है, जिस पर टोक्यो बर्लिन से पूछती है तुम लीडर क्यों बनना चाहते हो। जिस पर बर्लिन बताता है प्रोफेसर का प्लान एकदम परफेक्ट है, पर तुम्हें क्या लगता है मिंट में जाने के बाद सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा? वहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ हो सकती है और उस हालात में हमारे प्रोफेसर बाहर से क्या ही कर पाएंगे, इसलिए उस गड़बड़ को किसी को तो अपने हुनर से संभालना होगा। मैं किसी भी तरह की सिचुएशन को बड़े आराम से संभाल सकता हूँ। बर्लिन की बातों पर रिएक्ट करते हुए टोक्यो बोलती है तो तुम्हें लगता है तुम इंचार्ज बनने के लिए सही ऑप्शन हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर इंचार्ज बन सकती हो तो साबित करो। तभी डेनवर रिएक्ट करते हुए बोलता है हिसाब सिंपल है, जो सबसे बड़ा है लीडर वही बनेगा। डेनवर मॉस्को को लीडर बनने को बोलता है, जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं मैंने मॉस्को को एक स्पेशल काम दिया है, इसलिए वो इंचार्ज नहीं बन सकता। प्रोफेसर सभी को बताते हैं मैंने मॉस्को को सुरंग खोदने का काम दिया है, क्योंकि हॉस्टेजेस जो सुरंग बनाएंगे वो सुरंग नकली होगी। पुलिस को लगेगा वो हमारे पीछे हैं और वो नकली सुरंग में हमारा पीछा करेंगे और आखिर में हम सभी हॉस्टेजेस को छोड़कर असली सुरंग के जरिए बाहर निकल जाएंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं हॉस्टेजेस सुरंग खोद रहे होते हैं। तभी डेनवर डायरेक्टर और वहां मौजूद सभी हॉस्टेजेस से बोलता है सब अपना अपना काम करते रहेंगे और कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। डेनवर हॉस्टेजेस को वहां छोड़ मिस यून को खाना खिलाने को जाता है। तभी वॉइस डायरेक्टर को धमकाते हुए बोलता है अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि बाकी हॉस्टेजेस खतरे में पड़ जाएं।
बहुत देर काम करने के बाद मॉस्को पेट पूजा करने को आता है और बर्लिन से पूछता है मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ हुआ था क्या। जिस पर बर्लिन मॉस्को से बोलता है क्यों ना तुम ये बात डेनवर से ही पूछ लो। तभी मॉस्को डेनवर को वहाँ बुलाता है और उससे पूछता है जब मैं यहाँ नहीं था तब तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। जिस पर रिएक्ट करते हुए डेनवर बोलता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो गड़बड़ करूँगा। तभी डेनवर टोक्यो को इशारा करते हुए मिस यून के पास जाने को बोलता है। टोक्यो जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी बर्लिन ओस्लो को टोक्यो के पीछे भेज देता है और ओस्लो को टोक्यो के पीछे जाते हुए डेनवर देख लेता है। ओस्लो जैसे ही टोक्यो का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है तभी वहाँ डेनवर आ जाता है और ओस्लो और डेनवर में फाइट शुरू हो जाती है। तभी मिस यून भी अपनी जगह से भागने की कोशिश कर रही होती है और भागते हुए एक ऑफिस में छिपी होती है। तभी वहाँ हेलसिंकी इंस्पेक्शन पर घूम रहा होता है और मिस यून को देख लेता है। इससे पहले कि हेलसिंकी कुछ करता तभी वहाँ टोक्यो आकर हेलसिंकी पर गन तान देती है। वहीं रियो प्रोफेसर को बताता है उस वॉच में जो डेटा रिकॉर्ड हुई थी उस डेटा साइज के हिसाब से कोई फोटो या वीडियो उनके हाथ लगी है, पर फिलहाल उस वॉच में कोई डेटा नहीं है क्योंकि सारे डेटास उन्होंने पहले ही अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर ली है। जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि उनके हाथ क्या लगा है। अगले सीन में हम देखते हैं एक अनजान कार वुजिन के घर के पास आती है और तभी वुजिन की बेटी मीना स्कूल से घर आ रही होती है। मीना जैसे ही उस कार को देखती है तभी कार का ड्राइवर मीना को कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। तभी ये सब वुजिन की मॉम देख लेती है और वुजिन को कॉल करती है, पर वुजिन का कॉल नहीं लगता है। तभी वुजिन की मॉम वुजिन के बॉयफ्रेंड यानी प्रोफेसर को कॉल करती है और प्रोफेसर वुजिन की मॉम की वुजिन से बात करवाने के लिए सीधे जेटीएफ टेंट में घुस जाते हैं और वुजिन को बताते हैं तुम्हारी मॉम का अर्जेंट कॉल है, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। वुजिन की मॉम वुजिन को बताती है किम सैंगमैन मीना को कहीं ले गया है। मैं बता दूं किम सैंगमैन वुजिन के हस्बैंड और मीना के पिताश्री थे। वुजिन किम सैंगमैन को कॉल करती है और चिल्लाते हुए मीना को घर वापस छोड़ने को बोलती है। प्रोफेसर वुजिन से इस तरह जेटीएफ टेंट में घुसने के लिए माफी मांगते हैं। इस पर वुजिन रूडली रिप्लाई करते हुए बोलती है चाहे कुछ भी हो यहाँ आना मना है। जिस पर प्रोफेसर वुजिन से बोलते हैं तुम्हारी मॉम घबराई हुई थी और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्रोफेसर वुजिन से माफी मांगकर वहाँ से निकल जाते हैं और अब प्रोफेसर को पता चल चुका होता है कि पुलिस के हाथ क्या लगा है, क्योंकि जब प्रोफेसर टेंट में घुसे थे तभी उन्होंने वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशंस देख ली थी। जेटीएफ दो चोरों यानी रियो और नायरोबी की पहचान कर चुके थे, जहाँ जेटीएफ को रियो की इमेज उस वॉच से मिली और नायरोबी और रियो की साथ वाली इमेज उन्होंने पुराने सीसीटीवी फुटेजेस से निकाल ली जब वो प्लानिंग से पहले मिंट को बारीकी से देखने आए थे। और ये बात अब प्रोफेसर को भी पता चल चुका होता है। एक तरह से प्रोफेसर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था जेटीएफ टेंट में जाकर और ये रिस्क लेना भी उनके काम आया। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो बर्लिन पर गन ताने हुई होती है और रियो और डेनवर हेलसिंकी और ओस्लो पर गन ताने हुए होते हैं। नायरोबी रियो और डेनवर टोक्यो के सपोर्ट में होते हैं और हेलसिंकी और ओस्लो बर्लिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्रोफेसर ये सब देखते ही बर्लिन को कॉल करते हैं, जहां कॉल टोक्यो रिसीव करती है। तभी प्रोफेसर बर्लिन से पूछते हैं आखिर वहां चल क्या रहा है। जिस पर बर्लिन प्रोफेसर से बोलता है टोक्यो ने इस कंट्रोल रूम को अदालत बना दिया है। जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं जरूर इसकी कोई न कोई वजह होगी। तभी बर्लिन प्रोफेसर को बताता है मैंने उस प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया है और अब सब कुछ कंट्रोल में है। प्रोफेसर बर्लिन पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि मिंट से भागने और मेनली नेगोशिएशन के लिए सारे हॉस्टेजेस का जिंदा होना जरूरी था। तभी प्रोफेसर रियो और सभी को बताते हैं पुलिस ने रियो और नायरोबी की पहचान कर ली है, जिसे सुन रियो और नायरोबी दोनों ही घबरा जाते हैं। नायरोबी जो अभी तक टोक्यो के सपोर्ट में खड़ी थी अब बर्लिन को सपोर्ट करने लग जाती है और सभी से बोलती है मुझे लगता है हॉस्टेजेस सिर्फ बर्लिन के ही कंट्रोल में रह सकते हैं। डेनवर रियो से बोलता है अब तुम भी साइड मत बदल लेना। जिस पर रियो डेनवर से गुस्से में बोलता है तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी माँ तुझे ऐसे वांटेड लिस्ट में देखेगी तो। और ये सब छोड़ तू तो अब एक खूनी भी बन चुका है, तूने मिस यून को जान से मार दिया है। रियो की ये बात मॉस्को सुन लेता है और डेनवर से पूछता है क्या तुमने किसी की जान ली है। जिस पर बर्लिन रिएक्ट करते हुए बोलता है हॉस्टेजेस में हमारा डर खत्म हो रहा था इसलिए मैंने डेनवर को मिस यून को मारने का ऑर्डर दिया। मॉस्को काफी गुस्सा करता है और प्रोफेसर से बोलता है आपने कहा था हमें किसी की जान नहीं लेनी पड़ेगी, फिर क्यों मेरे बेटे को किसी की जान लेनी पड़ गई। मॉस्को काफी सैड फील कर रहा होता है और कंट्रोल रूम से बाहर निकल जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहां मॉस्को की बस एक ही ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश थी कि डेनवर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, बिल्कुल आम लोगों की तरह। मॉस्को इस चोरी में इसलिए आया था ताकि मिंट से चुराए हुए पैसे से वो और डेनवर बाकी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। लेकिन फिलहाल मॉस्को की नज़रों में डेनवर भी एक क्रिमिनल बन चुका था। आखिर में मॉस्को सरेंडर करने के लिए मेन गेट खोल देता है। तभी रियो बर्लिन और सभी को बताता है किसी ने मेन गेट खोल दी है। मॉस्को सरेंडर करने को आगे बढ़ रहा होता है और मिंट के गेट को खुलते देख वुजिन कुछ जवानों के साथ मिंट के गेट की तरफ बढ़ती है। मॉस्को मिंट से बाहर निकल चुका होता है। तभी वहाँ डेनवर मास्क पहनकर आता है और मॉस्को को अपना चेहरा छिपाने को बोल रहा होता है। तभी मॉस्को रोते हुए डेनवर से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ नई जिंदगी देने को लाया था, पर मैंने तुम्हें एक कातिल बना दिया। चलो साथ में सरेंडर कर देते हैं, उस खून का इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। वहीं नायरोबी प्रोफेसर से बोलती है, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो डेनवर और मॉस्को पकड़े जाएंगे। डेनवर मॉस्को को बताता है, मैंने मिस यून को नहीं मारा है और मिस यून जिंदा है। मैं बस बर्लिन की वजह से आपको सच नहीं बता रहा था और आपको अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप इस बारे में टोक्यो से पूछ लेना। सच्चाई सुनते ही मॉस्को की जान में जान आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेनवर और मॉस्को स्नाइपर्स के घेरे में आ चुके थे। तभी हम देखते हैं चोरों की पूरी फौज बाहर निकलती है और डेनवर और मॉस्को के आगे एक शील्ड बनाती है। टोक्यो मॉस्को को मास्क पहनने को देती है। तभी मॉस्को टोक्यो से पूछता है, क्या सच में मिस यून जिंदा है? जिस पर टोक्यो मॉस्को से बोलती है, हाँ मिस यून जिंदा है, डेनवर कोई खूनी नहीं है, अब हमें जल्दी से अंदर चलना होगा। मिस यून की जिंदा होने वाली बात रियो भी सुन लेता है और टोक्यो से पूछता है, क्या सच में मिस यून जिंदा है? जिस पर टोक्यो रियो से बोलती है, हाँ मिस यून जिंदा है और फिलहाल हमने उसे बर्लिन से छिपा कर रखा है। वहीं ये शील्ड वाला प्लान बर्लिन का था, जिसकी प्रोफेसर भी तारीफ करते हैं। लेकिन उस शील्ड में कुछ हॉस्टेजेस भी थे। टोक्यो मॉस्को और डेनवर को अंदर लेकर जा ही रही होती है। तभी हॉस्टेजेस में से डायरेक्टर आगे आकर सभी चोरों पर गन तान देता है और सभी को सरेंडर करने को बोलता है। वुजिन और कैप्टन चा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बंदा कौन है जिसने सभी पर गन तान रखा है, वो चोर है या फिर हॉस्टेज। चोरों को देख पहचान करना मुश्किल था क्योंकि सभी चोरों और हॉस्टेजेस ने एक ही मास्क पहन रखा था। अब डायरेक्टर अपनी हरकत की वजह से स्नाइपर्स के घेरे में आ चुका था। जैसे ही डायरेक्टर अपनी गन लोड करता है तभी वुजिन स्नाइपर्स को शूट करने की परमिशन दे देती है और स्नाइपर्स डायरेक्टर को गोली मार देते हैं। पूरी जेटीएफ यही पता करने की कोशिश कर रही होती है कि गोली किसे लगी है और कुछ ही देर में पूरी जेटीएफ की टीम को पता चल जाता है कि गोली मिंट के डायरेक्टर को लगी है। वहीं डायरेक्टर को गोली लगता देख रियो मानो सदमे में ही चला जाता है और तभी सारे चोर और हॉस्टेज जो बाहर थे सभी डायरेक्टर को लेकर वापस मिंट में जाते हैं। टोक्यो जल्दी से नायरोबी को फर्स्ट एड किट लाने को बोलती है, पर फर्स्ट एड किट से बात नहीं बनती है। डायरेक्टर को ऑपरेशन की जरूरत थी। टोक्यो और नायरोबी रियो को कुछ करने को बोलते हैं। तभी हमें रियो की पास्ट दिखाई जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि रियो एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था जो कि ज्यादातर शराब पीकर नशे में रहा करता था। तभी प्रोफेसर रियो को बताते हैं, तुम्हें ये सब छोड़कर हमारे साथ हमारे प्लान में शामिल होना चाहिए, हमें तुम्हारी जरूरत है। प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को समझा रहे होते हैं कि गोली अगर बॉडी के मेन ऑर्गन्स पर लगती है तो फर्स्ट एड किट से बात नहीं बनेगी, लेकिन गोली अगर बॉडी के नॉर्मल पार्ट पर लगती है तब फर्स्ट एड किट से बात बन सकती है। बेसिकली यहाँ प्रोफेसर सभी को फर्स्ट एड किट यूज करना सिखा रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर सभी को बताते हैं, हमारे बीच एक डॉक्टर भी है जिसे सर्जरी और ऑपरेशंस की नॉलेज है। दरअसल प्रोफेसर रियो की ही बात कर रहे होते हैं। प्रोफेसर की बातों पर रिएक्ट करते हुए रियो बोलता है, मैंने बहुत पहले मेडिकल स्कूल छोड़ दिया था तो मैं वही करूँगा जो मैं यहाँ करने आया हूँ। प्रेजेंट में डायरेक्टर को इस हालत में देख रियो की सांसें फूल रही होती है। वुजिन प्रोफेसर को कॉल करती है और डायरेक्टर की हालत के बारे में पूछती है, जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, डायरेक्टर अभी तक तो जिंदा है, लेकिन कब तक रहेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी वुजिन प्रोफेसर से परमिशन मांगती है डॉक्टर्स को मिंट के अंदर भेजने के लिए, जिस पर प्रोफेसर वुजिन से 10 मिनट का समय मांगते हैं इस बारे में सोचने के लिए। बर्लिन प्रोफेसर से बोलता है, एक गोली से डायरेक्टर नहीं मरेगा और अगर मर भी जाता है तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसे पुलिस वालों ने मारा है, और क्या पता वो डॉक्टर्स को अंदर भेजने के बहाने हमारे लिए और कोई नई मुश्किल पैदा कर दें। जिस पर प्रोफेसर बर्लिन से बोलते हैं, तुमने पहले ही एक इंसान की जान ले ली है, मैं अब किसी और को मरने नहीं दूंगा। जिस पर बर्लिन प्रोफेसर से बोलता है, ठीक है जैसा आपको ठीक लगे, पर मेरी भी एक बात याद रखिएगा कि मैंने आपको आगाह किया था। वहीं हम देखते हैं बर्लिन का सोचना भी सही था
क्योंकि JTF डॉक्टर्स के बहाने मिंट में अटैक करने का प्लान बनाती है और प्लान ये होता है कि कैप्टन चा भी डॉक्टर्स के साथ अंदर जाने वाले थे। डायरेक्टर की ऑपरेशन के दौरान सभी चोरों का ध्यान डॉक्टर्स पर ही होगा और तभी हमारी स्पेशल यूनिट चोरों की ड्रेस में एक खुफिया रास्ते से मिंट के किचन में एंटर करेगी और उन चोरों पर हमला कर देगी। वहीं हम देखते हैं मिस यून की हालत भी काफ़ी ख़राब होती है, जिसे देख रियो टोक्यो से बोलता है हमें मिस यून की ऑपरेशन करनी होगी। मिस यून अपनी ख़राब हालत में भी डायरेक्टर की फिक्र कर रही होती है। तभी डेनवर रियो और टोक्यो से बोलता है अभी जल्द ही डॉक्टर्स आने वाले हैं, अगर हो सके तो मैं ऑपरेशन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चुरा लूंगा। प्रोफेसर वुजिन को डॉक्टर्स को मिंट के अंदर भेजने की परमिशन दे देते हैं। टोक्यो सभी हॉस्टेजेस से बोलती है अगर आप चाहते हो कि किसी और को गोली ना लगे तो बिल्कुल शांति बनाए रखना, जल्द ही डॉक्टर्स आने वाले हैं। 53 घंटे हो चुके थे मिंट में कब्जा हुए और अब डॉक्टर्स की टीम मिंट में एंटर करती है। प्रोफेसर भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर कैप्टन चा को पहचान लेते हैं और बर्लिन को बताते हैं इनमें से एक पुलिस वाला है। कैप्टन चा ने आने से पहले एक कैमरा वाला चश्मा पहन लिया था, जिससे कि मिंट के अंदर की हालात को JTF भी देख रही थी। हम देखते हैं स्पेशल यूनिट भी थीफ वाली ड्रेस और मास्क पहनकर मिंट में घुसने के लिए तैयार खड़ी होती है और वुजिन के ऑर्डर्स का वेट कर रही होती है। वुजिन स्पेशल यूनिट को आगे बढ़ने को बोलती है और बताती है बहुत सारे चोर लॉबी में इकट्ठे खड़े हैं, जिनमें हॉस्टेजेस भी हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर्स डायरेक्टर की सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। तभी डॉक्टर कैप्टन चा से ट्रीटमेंट के लिए स्काल्पेल मांगता है, पर कैप्टन चा को मेडिकल टर्म्स के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं थी, इसलिए कैप्टन चा को बर्लिन पकड़ लेता है। तभी JTF को लगता है कि उनका सारा प्लान खराब हो गया क्योंकि कैप्टन चा पकड़ा गया था। पर तभी कैप्टन चा सभी का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखने के लिए खुद से अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो बस डॉक्टर्स का ध्यान रखने के लिए आया है, क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि किसी भी सिविलियन को मिंट में अकेले नहीं भेजा जा सकता है। जिस पर बर्लिन रिप्लाई करते हुए बोलता है तो तुम अकेले क्या कर लोगे हमारा। प्रोफेसर ये सब देख समझ जाते हैं कि वो ऑफिसर यानी कैप्टन चा हमारा ध्यान भटका रहा है। असल में उनका कुछ और ही प्लान है। हो सकता है हमारा सारा ध्यान सर्जरी पे लगाकर उनकी टीम किसी और रास्ते से मिंट के अंदर घुस रही हो और उस रास्ते के बारे में हमें खबर ना हो। प्रोफेसर रियो को सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स चेक करने को बोलते हैं, जिस पर रियो चेक करके बताता है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तभी प्रोफेसर रियो को एक प्लान बताते हैं और अब सर्जरी भी खत्म होने वाली होती है और डेनवर ने भी कुछ इक्विपमेंट्स चुरा लिए थे ताकि मिस यून का ऑपरेशन हो सके। कैप्टन चा और डॉक्टर्स की टीम जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी हम देखते हैं सभी चोर और हॉस्टेजेस अपने अपने मास्क बदल लिए थे, जिसे देख कैप्टन चा और पूरी JTF ही हैरान हो जाती है। तभी वुजिन स्पेशल यूनिट को मिशन अबॉर्ट करने और वापस आने को बोलती है और पूरी यूनिट को बताती है सभी हॉस्टेजेस और चोरों ने मास्क बदल लिए हैं, जल्द से जल्द वापस आओ, वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तभी पूरी टीम मिंट का कोना कोना छान मारती है। रियो प्रोफेसर को बताता है हमने पूरे मिंट को छान मारा है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मास्क बदलने की वजह से JTF के इरादों पर पानी फिर गया था और ये प्लान प्रोफेसर का ही था। एक काम और था जो कि प्रोफेसर ने रियो को करने को दिया था और वो काम था कैप्टन चा के फ़ोन को हैक करना। दरअसल मिंट के एंट्री के टाइम पर चोरों ने डॉक्टर्स के साथ साथ कैप्टन चा का भी फ़ोन ले लिया था और रियो कैप्टन चा का फ़ोन हैक करके वापस कैप्टन चा को दे दिया और इस हैकिंग के बारे में चा को कोई भनक तक नहीं होती है। प्रोफेसर रियो के काम से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब प्रोफेसर पूरी JTF की बातें सुन पा रहे थे। वहीं बर्लिन को रियो पर शक हो चुका होता है कि रियो कुछ तो छिपा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनवर और टोक्यो मिस यून का इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत थी। तभी टोक्यो रियो को बुलाने के लिए कंट्रोल रूम में आती है, जहां रियो को पहले ही बर्लिन ने पकड़ रखा होता है। बर्लिन रियो और टोक्यो से पूछता है बताओ आखिर तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तुम ज़रूर मुझसे कुछ तो छिपा रहे हो। तभी बर्लिन रियो से बोलता है अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं टोक्यो को मिंट से बाहर फेंक दूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। तभी मजबूरन रियो को मिस यून की सच्चाई बर्लिन को बतानी पड़ती है। वहीं मिस यून का काफ़ी खून बह रहा होता है, जिसे देख डेनवर भी रियो को बुलाने के लिए जा रहा होता है और जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है तभी वहाँ बर्लिन आ जाता है और मिस यून पर गन तान देता है। तभी वहाँ नायरोबी, रियो और टोक्यो तीनों आ चुके होते हैं
और बर्लिन पर गन तान देते हैं। तभी रियो मिस्यून की सर्जरी करता है और उसके बाद खूब उल्टी करता है। तभी रियो के पास टोक्यो आती है, जहाँ रियो टोक्यो से बोलता है, अब से मैं बचकानी हरकतें नहीं करूँगा। दरअसल मैं अपने पापा को नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि वो मुझे हमेशा से नालायक और आलसी समझते थे। उन्हें नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भूल गया कि मैं क्या चाहता हूँ। तभी टोक्यो रियो से पूछती है, तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? जिस पर रियो टोक्यो से बोलता है, हाँ मुझे पता है, इस चोरी के बाद मैं एक आइलैंड खरीदूंगा और सुकून से वहाँ रहूंगा तुम्हारे साथ। तभी टोक्यो उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रियो टोक्यो से बोलता है, मैं उस आइलैंड पर उसी के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी टोक्यो वहाँ से चली जाती है, ये बोलते हुए कि अच्छा है, देखो सपने शायद कभी पूरे हो जाएं। यहाँ रियो और टोक्यो की लव एंगल बन चुकी थी और अब मिस्यून भी जल्द ही ठीक होने वाली होती है। टोक्यो मिस्यून की जिंदा होने वाली बात प्रोफेसर को बताती है और मिस्यून के रूम की लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसे देख प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं और टोक्यो को इस प्लान का इंचार्ज बना देते हैं और बर्लिन के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। तभी टोक्यो प्रोफेसर से पूछती है, अब हम बर्लिन का क्या करें? इसमें प्रोफेसर बर्लिन से बोलते हैं, तुमने जो किया वो मैं समझता हूँ, लेकिन प्लान के रूल्स को तोड़ने की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब से तुम तब तक बंधे रहोगे जब तक हमें तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े, और यही तुम्हारी सज़ा है। बर्लिन को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। वहीं मिस्यून पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी होती है, जिसके लिए मिस्यून डेनवर को शुक्रिया बोलती है। प्रोफेसर ने फिर से बाजी मार ली थी, क्योंकि सारे हॉस्टेजेस भी जिंदा थे और तो और अब वो जेटीएफ पर भी नजर रख सकते थे। सब कुछ फिर से प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वुजिन अपने घर जाती है, जहां वुजिन की मॉम वुजिन के लिए फ्रिज से खाना निकालती है और तुरंत ही उसे वापस फ्रिज में डाल देती है, जिसे देख वुजिन इमोशनल होकर रोने लग जाती है। दरअसल वुजिन की मॉम की उम्र हो चुकी थी और उम्र के साथ उन्हें भूलने की बीमारी भी हो गई थी। वुजिन प्रोफेसर के घर जाती है, पर तभी प्रोफेसर की कैफे बंद होती है, जिसे देख जैसे ही वुजिन वापस जाने वाली होती है, तभी वहाँ प्रोफेसर आते हैं। वुजिन प्रोफेसर से जेटीएफ कैंप पर रूडली बिहेव करने के लिए माफ़ी मांगती है, जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए वुजिन से बोलते हैं, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारे दिल में कई बातें हैं जो तुम बताना चाहती हो पर बता नहीं पा रही हो। प्रोफेसर वुजिन से बोलते हैं, तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझसे कह सकती हो। इस पर वुजिन इमोशनल हो जाती है। अभी तक तो प्रोफेसर भी वुजिन से प्यार का नाटक कर रहे थे, पर अब सच में प्रोफेसर के दिल में वुजिन के लिए फीलिंग्स जाग रही होती है। प्रोफेसर वुजिन से एक कप कॉफ़ी के लिए पूछते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाती है। वहीं रूम में बंद पड़े बर्लिन के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए बर्लिन बोलता है, कर लो जितने मजे करने हैं, जल्द ही तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्टेजेस को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी अचानक स्पेशल यूनिट का एक ऑफिसर उस भीड़ में घुसता है, जिसे एनी देख लेती है। दरअसल स्पेशल यूनिट को पाक चुलवो नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा होता है, और जब वुजिन ने स्पेशल यूनिट को वापस बुलाया तो उस यूनिट के सारे ऑफिसर्स बाहर निकल गए थे, बस पाक चुलवो बाहर नहीं निकला था। और जैसे ही प्रोफेसर की टीम किचन को चेक करके किचन से निकलती है, तभी पार्क अपना गन और मास्क एक सर्किट बॉक्स में छिपा देता है और नाइट शिफ्ट वाले ग्रुप में घुस जाता है, जिस बारे में प्रोफेसर के किसी भी टीम मेंबर को भनक नहीं थी। जल्द ही हम देखने वाले हैं कि ऑफिसर पार्क मिंट में क्या उत्पात मचाने वाला है। अगले सीन में हमें वुजिन और वुजिन के हस्बैंड किम सैंगमैन के बारे में बताया और दिखाया जाता है। दरअसल दोनों डाइवोर्स ले चुके होते हैं। वुजिन और सैंगमैन अपनी बेटी मीना की कस्टडी लेने के लिए केस लड़ रहे होते हैं। वुजिन दो तरफा जंग लड़ रही होती है, एक अपने पति से और दूसरा चोरों से। दोनों ही मामलों में वुजिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वुजिन की लड़ाई सिर्फ औरतों पर हाथ उठाने वाले एक घटिया इंसान से नहीं, बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन से भी था, क्योंकि उस वक्त किम सैंगमैन प्रेसिडेंट बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। किम सैंगमैन जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलता है, उसे मीडिया घेर लेती है और इंटर कोरियन समिट और वुजिन से जुड़ी केस के बारे में पूछती है, जिस पर सैंगमैन रिप्लाई करते हुए बोलता है, ये समिट बहुत ही खास है, जिस पर दोनों ही कोरियन देशों का भविष्य टिका है। सैंगमैन मीडिया से बोलता है, कृपया समिट को मेरी निजी जिंदगी से ना जोड़ें, क्योंकि आप भी जानते हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वुजिन कोर्ट से बाहर निकलती है, उसे मीना की कॉल आती है, जहां मीना वुजिन को बताती है नानी माँ घर पर नहीं है और पता नहीं कहाँ चली गई हैं। वुजिन और मीना नानी को ढूंढने को निकलते हैं, जहां मीना की नानी एक पार्क में अकेली बैठी होती है। वुजिन अपनी मॉम को घर लेकर आती है और अपनी मॉम से बोलती है, हमें आपको डॉक्टर से दिखवाना होगा,
जिस पर वूजिन की मॉम रिप्लाई करते हुए बोलती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आखिरी बार हमने वूजिन को प्रोफेसर के साथ रोमांस करते हुए देखा था, लेकिन रोमांस से पहले वूजिन प्रोफेसर को बताती है कि मेरे ऊपर मीना और मेरी मॉम दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी मॉम को भूलने की बीमारी है। जिस पर प्रोफेसर वूजिन से पूछते हैं, तुम्हारी मॉम को कब से भूलने की बीमारी है? जिस पर वूजिन प्रोफेसर को बताती है, असल में उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस उनकी उम्र हो चुकी है, इस वजह से वो अक्सर चीजें भूल जाया करती हैं। दूसरी तरफ स्पेशल यूनिट का एक ऑफिसर कैप्टन चा को बताता है, ऑफिसर पाक चुलवो ने कॉल किया था और उसने बताया कि मिंट में घुसने का मिशन पूरा हुआ। जिस पर चा उस ऑफिसर से बोलता है, दोबारा पाक चुलवो की कॉल आए तो मुझे तुरंत बताना। अगले सीन में हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का एक सीनियर ऑफिसर और कैप्टन चा को बात करते हुए देखते हैं, जहां कैप्टन चा अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है, हमने हाल ही में एक मिशन किया था और मिशन कामयाब हुआ। हमारा एक जवान जो अपने काम में माहिर है वो मिनट में घुस चुका है। जिस पर सीनियर ऑफिसर कैप्टन चा से पूछते हैं, तुमने ये बात टास्क फोर्स को बताई है? जिस पर चा रिप्लाई करते हुए बोलता है, इससे पहले कि मैं टास्क फोर्स को बताता आप मुझे यहाँ ले आए। तभी सीनियर ऑफिसर कैप्टन चा से बोलता है, ये मिशन वाली बात अपने तक ही रखना। तुम्हें अजीब नहीं लगता कैसे हमारे प्लान्स एक के बाद एक लीक होते जा रहे हैं? मुझे लगता है सन वूजिन गद्दार है। जिस पर चा रिएक्ट करते हुए बोलता है, सन वूजिन गद्दार नहीं हो सकती हैं। तभी सीनियर ऑफिसर कैप्टन चा को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताता है, हमारे टेक्निकल टीम ने बताया कि चोरी से महीनों पहले चोरों ने हर उन ऑफिसर्स की प्रोफाइल को हैक किया था जिसे टास्क फोर्स में नेगोशिएशन के लिए चुना जा सकता था। चोरों ने बाकी ऑफिसर्स की करप्शन और सेक्स स्कैंडल्स को पब्लिक में वायरल किया और पब्लिक को उन ऑफिसर्स के खिलाफ कर दिया, जिसका मतलब सन वूजिन का टास्क फोर्स में आना चोरों के प्लान का ही एक हिस्सा था। सीनियर ऑफिसर कैप्टन चा को बोलते हैं, पता करो चोर सन वूजिन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वहीं रोमांस के बाद वूजिन को एक कमरा दिखता है जो कि वूजिन को काफी सस्पिशियस लग रहा होता है। वूजिन जैसे ही दरवाजे को खोलने जा रही होती है तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और वूजिन से बोलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। जिस पर वूजिन प्रोफेसर से उस सस्पिशियस रूम के बारे में पूछती है, जिससे प्रोफेसर वूजिन को बताते हैं वो बस स्टोरेज रूम है और कुछ नहीं। तभी प्रोफेसर वूजिन के लिए सैंडविच बनाते हैं। हम देखते हैं मिंट में सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी ऑफिसर पार्क कैप्टन चा को कॉल करता है, जहां कैप्टन चा ऑफिसर पार्क को प्रोफेसर को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है। वहीं हम देखते हैं बर्लिन के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि वो कैद था बल्कि इसलिए क्योंकि बर्लिन को भी एक बीमारी थी जिसके बारे में बर्लिन ने किसी को नहीं बताया था। तभी रियो बर्लिन के लिए खाना लेकर आता है, जिस पर बर्लिन रियो को कंट्रोल रूम के बुक शेल्फ से अपनी दवाई लाने को बोलता है। रियो को लगता है बर्लिन झूठ बोल रहा है और फिर कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रियो बर्लिन की दवाई वाली बात को सीरियस नहीं लेता है और वहां से चला जाता है। बर्लिन को असल में कौन सी बीमारी थी ये तो हमें आगे ही पता चलने वाली है। दूसरी तरफ टोक्यो सभी हॉस्टेजेस को इकट्ठा करती है, जहां नायरोबी सभी हॉस्टेजेस को बताती है अब से यहाँ की इंचार्ज टोक्यो है और मिस यून भी जिंदा है। मिस यून को जिंदा देख सभी हॉस्टेजेस खुश होकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि टोक्यो को भी काफी अच्छा लगता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वूजिन अच्छा खासा रेस्ट करने के बाद जेटीएफ आती है और प्रोफेसर को कॉल करती है, जहां प्रोफेसर कॉल रिसीव करते हैं। वूजिन प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है, तुमने ब्रेकफास्ट किया? जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, यहाँ के कैफेटेरिया का कुक अच्छा खाना बनाता है। जिस पर वूजिन प्रोफेसर से पूछती है, अच्छा तो उस कुक ने क्या बनाया था? जिस पर प्रोफेसर वूजिन को बताते हैं, आज कुक ने सैंडविच बनाया था। तभी वूजिन प्रोफेसर से हॉस्टेजेस के खान पान के बारे में पूछती है, जिस पर प्रोफेसर वूजिन से बोलते हैं मिंट का खाना खत्म होने वाला है। जिस पर वूजिन प्रोफेसर से बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं फूड सप्लाई कर सकती हूँ। जिस पर प्रोफेसर वूजिन से पूछते हैं, फूड सप्लाई के बदले में आप क्या चाहती हैं? जिस पर वूजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है, मुझे बस हॉस्टेजेस की सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं। जिस पर प्रोफेसर फूड सप्लाई के लिए मान जाते हैं। वहीं डेनवर मिस यून की देखभाल कर रहा होता है, जिसे देख डायरेक्टर की जल रही होती है। डेनवर मिस यून को उसकी पट्टी बदलने के लिए ले जाता है। कुछ देर होते ही डायरेक्टर मिस यून और डेनवर को ढूंढना शुरू कर देता है और ढूंढते हुए डायरेक्टर की मुलाकात पार्क से होती है। डायरेक्टर पार्क से पूछता है, तुमने डेनवर और मिस यून को कहीं देखा है? जिस पर पार्क मुंह फेरते हुए बोलता है, नहीं मैंने नहीं देखा है। तभी डायरेक्टर को पार्क पर शक हो जाता है और डायरेक्टर पार्क से पूछता है, वैसे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा है। अब इससे पहले कि पार्क कुछ बोलता तभी वहाँ एनी आ जाती है और डायरेक्टर को पार्क के बारे में बताते हुए बोलती है, ये हमारे बस ड्राइवर हैं। एनी पार्क को पकड़े जाने से बचा लेती है। जैसे ही एनी और पार्क वहाँ से निकलते हैं तभी वहाँ से डेनवर और मिस यून भी गुजरते हैं। तभी हमें डायरेक्टर की आंखों में आग दिखती है
जिससे साफ पता चलता है डायरेक्टर डेनवर और मिस यून को साथ में नहीं देख पा रहा था। एनीवेज एनी पार्क को पहचान जाती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तभी पार्क एनी से पूछता है, तुमने प्रोफेसर नाम के आदमी को देखा है? जिस पर एनी पार्क से बोलती है, मैंने तो प्रोफेसर का नाम भी नहीं सुना है, पर एक जन है जो शायद आपको प्रोफेसर की जानकारी दे सकती है। एनी पार्क को मिस यून से मिलवाती है, जहां पार्क मिस यून से पूछता है, क्या आप प्रोफेसर नाम के किसी आदमी को जानती हैं? जिस पर मिस यून पार्क को बताती है, मैंने ये नाम डेनवर और बर्लिन के मुंह से सुना था, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। मिस यून की बातों पर रिएक्ट करते हुए एनी बोलती है, इसका मतलब बर्लिन और डेनवर प्रोफेसर नहीं है। एनी की बातों को सुनकर पार्क रिएक्ट करते हुए बोलता है, इसका मतलब डेनवर और बर्लिन को छोड़ बाकी चोरों में से ही कोई एक प्रोफेसर है। तभी दूसरी शिफ्ट का नोट छपाई का काम करने का टाइम हो चुका था। काम पे जाने से पहले डायरेक्टर मिस यून को देखने को जाता है कि वो आराम कर रही है या नहीं, लेकिन मिस यून अपने जगह पर नहीं होती है। मिस यून कहाँ गई, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जिस पर वो हॉस्टेज बोलता है, शायद वो ड्रेसिंग के लिए गई हुई है। डायरेक्टर को लगता है मिस यून और डेनवर छिप कर रोमांस कर रहे होंगे और तुरंत डायरेक्टर मिस यून को ढूंढने के लिए निकलता है और भागते हुए ड्रेसिंग रूम में जाता है, पर वो दोनों वहाँ भी नहीं होते हैं। डायरेक्टर भागते हुए वॉशरूम आता है, जहाँ फिलहाल मिस यून, पार्क और एनी बात कर रहे थे। डायरेक्टर वॉशरूम का गेट पीटना शुरू कर देता है। तभी गेट पीटने की आवाज़ को सुनकर ऑस्लो वॉशरूम में आता है और हर एक टॉयलेट को चेक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वूजिन फूड सप्लायर से बोलती है, खाने में सैंडविचेस मत भेजना। इस पर सप्लायर वूजिन से बोलता है, हम कोरियन फूड में सैंडविचेस सप्लाई नहीं करते हैं। तभी वूजिन को प्रोफेसर की ब्रेकफास्ट वाली बात याद आती है, जहां प्रोफेसर ने कहा था कि उसने ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाया था। वूजिन समझ जाती है प्रोफेसर मिंट में नहीं है, वो बाहर बैठे अपनी टीम को गाइड कर रहा है। वूजिन तुरंत ये बात जेटीएफ को बताती है और प्रोफेसर भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी वूजिन जेटीएफ की टीम से उस कार के बारे में पूछती है जिससे चोर चोरी से एक हफ्ते पहले मिंट आए थे। वूजिन उस कार के बारे में पता करने को बोलती है और हर एक कबाड़ खाने को चेक करने को बोलती है। प्रोफेसर ये सारी बातें सुन रियो को कॉल करते हैं और ऑस्लो को कंट्रोल रूम में बुलाने को बोलते हैं। वहीं ऑस्लो टॉयलेट्स चेक करते हुए जैसे ही तीसरे टॉयलेट्स को चेक करने को जा रहा होता है, तभी वहाँ हेलसिंकी आता है और ऑस्लो को बताता है, प्रोफेसर तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तीसरे टॉयलेट में ही छिपा पार्क हेलसिंकी और ऑस्लो की बातें सुन लेता है। प्रोफेसर ऑस्लो से उस कार के बारे में पूछते हैं कि तुमने उसे ठिकाने लगाया था कि नहीं, जिस पर ऑस्लो प्रोफेसर को बताता है, कबाड़ वालों ने उस कार को ठिकाने लगा दिया होगा, मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कार को जल्द से जल्द जलाने के लिए। जिस पर प्रोफेसर ऑस्लो से पूछते हैं, क्या तुमने अपनी आंखों के सामने कार को जलते हुए देखा था? जिस पर ऑस्लो प्रोफेसर से बोलता है, नहीं मैंने देखा तो नहीं था। तभी प्रोफेसर ऑस्लो से उस कबाड़ खाने की एड्रेस पूछते हैं। तभी ऑस्लो प्रोफेसर को उस कबाड़ खाने की एड्रेस बताता है और प्रोफेसर तुरंत ही उस कबाड़ खाने के लिए निकलते हैं। वहीं जेटीएफ को भी उस कार की लोकेशन का पता चल चुका था। वूजिन भी अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ उसी कबाड़ खाने के लिए निकलती है जिसके पीछे प्रोफेसर जा रहे थे। प्रोफेसर कबाड़ खाना पहुंचते ही उस कार को ढूंढते हैं। तभी वहां पुलिस भी आ चुकी होती है। प्रोफेसर जैसे ही उस कार में जाकर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर को वूजिन देख लेती है। प्रोफेसर गाड़ी चालू करते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस भी प्रोफेसर का पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनी, डायरेक्टर, मिस यून और पार्क मिलकर एक प्लान बनाते हैं प्रोफेसर के बारे में पता करने के लिए। डायरेक्टर मिस यून को एक नोट लिखने को बोलता है और उस नोट के बहाने डेनवर को अकेले बुलाने को बोलता है, जिसके लिए मिस यून मना करती है और मना करते करते आखिर में मान जाती है। डेनवर को एक हॉस्टेज के थ्रू मिस यून की नोट मिलती है जिसमें ड्रेसिंग रूम में अकेले मिलने के लिए लिखा होता है। डेनवर ड्रेसिंग रूम में जाता है, तभी पार्क डेनवर पर हमला कर देता है और डायरेक्टर से प्रोफेसर के बारे में पूछता है, जिस पर डेनवर डायरेक्टर और पार्क की बातों पर रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैं ही हूँ प्रोफेसर। जिस पर रिएक्ट करते हुए डायरेक्टर बोलता है, नहीं तुम प्रोफेसर नहीं हो सकते हो, रियो बच्चा है, हेलसिंकी और ऑस्लो और मॉस्को भी प्रोफेसर नहीं हो सकते हैं। डायरेक्टर का शक नायरोबी और टोक्यो पर जाता है। तभी डायरेक्टर पार्क को बताता है, नायरोबी को ऑर्डर्स टोक्यो देती है, तो यकीनन टोक्यो ही प्रोफेसर है। वहीं कैप्टन चा का जूनियर चा को पार्क का मैसेज बताता है और बोलता है, प्रोफेसर मिल गया है। जिस पर कैप्टन चा चीफ को बताता है, पार्क जैसे ही प्रोफेसर को मार के अलार्म बजाएगा, हम मिंट पर हमला कर देंगे। हम देखते हैं पार्क सर्किट बॉक्स से अपना गन निकाल कर फायर अलार्म बजा देता है, जिससे कि हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वहीं डायरेक्टर डेनवर को मारे जा रहा होता है। तभी वहां मिस यून आती है और डायरेक्टर पर गन तान देती है। तभी डेनवर डायरेक्टर को अपने पैरों से ही धो देता है और डायरेक्टर बेहोश हो जाता है।
मिस यून डेनवर के हाथों की रस्सी खोलती है, जिस पर डेनवर मिस यून से बोलता है टोक्यो की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा, और टोक्यो को बचाने के लिए निकलता है। रियो टोक्यो और नायरोबी को बताता है जिस फायर अलार्म को बजाया गया है वो अलार्म एग्जीबिशन हॉल में है। तभी नायरोबी की ध्यान बर्लिन की तरफ जाती है, जहां हम देखते हैं बर्लिन को भी कुछ हो रहा था और वो छटपटा रहा होता है। तुम जाकर प्रिंटिंग बंद करवाओ और हॉस्टेजेस को इकट्ठा करो। टोक्यो रियो को बर्लिन को देखने को बोलती है और खुद एग्जीबिशन हॉल चेक करने को जाती है। वहीं रियो बर्लिन के पास जाता है और उसकी हथकड़ी खोलता है। तभी बर्लिन रियो को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ टोक्यो एग्जीबिशन हॉल को चेक कर रही होती है और आखिर में कैप्टन चा को पार्क की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जहां पार्क लड़खड़ाई हुई आवाज में बता रहा होता है प्रोफेसर मिंट में नहीं है। अब किसने किसको गोली मारा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में हमें प्रोफेसर की पास्ट दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं चोरी से 1 साल पहले भी प्रोफेसर एक असली प्रोफेसर हुआ करते थे, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया करते थे। प्रेजेंट में प्रोफेसर से बोलती है तुमने बोला और मैं मान लूं कि तुमने हॉस्टेजेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पब्लिक हम पर प्रेशर डाल रही है तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, तो क्या मैं पब्लिक में जाकर बोल दूं कि चोर हमें हॉस्टेजेस के बारे में बताने से मना कर रहे हैं, और जब तक हमें सभी हॉस्टेजेस की सेफ्टी के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम मिंट में खाना भी नहीं भेज पाएंगे। खाने की वजह से प्रोफेसर रह गए तो वाइस डायरेक्टर की बातों पर रिएक्ट करते हुए एनी बोलती है अगर हम पकड़े गए तो इसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूंगी। दरअसल एनी इसलिए रिस्क लेने को तैयार थी क्योंकि एनी खुद को पाक चुलवो की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। डायरेक्टर वॉइस डायरेक्टर को एक नोट चुराने को बोलता है और वॉइस डायरेक्टर नोट चुरा कर एनी को दे देता है और एनी वॉशरूम में बैठकर चोरों के बारे में नोट पर लिख रही होती है, जहां एनी ने लिखा था पाक चुलवो को चोरों ने गोली मार दिया है, और तो और ये दिन रात नोट छाप रहे हैं और एक सुरंग भी बना रहे हैं। वहीं 98 घंटे हो चुके थे मिंट में कब्जा हुए। हम देखते हैं खाना मिंट में आ चुका होता है और पब्लिक वोजन मिंट में एंटर करती है और हर एक हॉस्टेज से एक एक करके मिलती है और मिंट में जो गोली चली थी उस बारे में सभी हॉस्टेजेस से पूछती है, जिस पर हॉस्टेजेस रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी वुजिन के सामने एनी आती है, जिसे देख एनी के मॉम डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं और एनी के डैड मार्शल किम सांगमैन पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी पुलिस अभी तक उनकी बेटी को बाहर नहीं निकाल पाई थी। एनी रोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही रोना शुरू करती है तभी वुजिन एनी के पास आती है और एनी वो इन्फॉर्मेशन वाली नोट वुजिन के कोट वाले पॉकेट में डालने ही वाली होती है कि तभी टोक्यो एनी को पकड़ लेती है। बर्लिन से बोलती है लिस्ट के हिसाब से इनमें से एक हॉस्टेज गायब है, सिक्योरिटी गार्ड पाक चुलवो, जिस पर बर्लिन वुजिन से बोलता है यहाँ इस नाम का कोई हॉस्टेज नहीं है, जिस पर वुजिन बर्लिन को बताती है जिस दिन यहाँ चोरी हुई उस दिन पाक चुलवो का मिंट में पहला दिन था। वुजिन हॉस्टेजेस से पूछती मुझे यकीन है तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। तभी बर्लिन डायरेक्टर से बोलता है डायरेक्टर इन्हें बताओ कि कल क्या हुआ था। तभी डरा हुआ डायरेक्टर वुजिन से बोलता है और उल्टा चोरों ने पाक चुलवो के नाम पर पूरी पुलिस फोर्स की बैंड बजा दी थी। टेलीकास्टर पेनड्राइव में पड़े सीसीटीवी फुटेजेस को पब्लिक को दिखाता है कि कल मिंट में क्या हुआ था। बर्लिन पब्लिक को मिंट की सीसीटीवी फुटेज लाइव दिखाते हुए बताता है स्पेशल यूनिट ऑफिसर पाक चुलवो। अगले सीन में हम डेनवर को मिस यून की ड्रेसिंग करते हुए देखते हैं, जहां डेनवर मिस यून से बोलता है इन सब चीजों के बाद तुम मिंट में काम करना मत छोड़ना और अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना। इस पर मिस यून डेनवर से बोलती है मैं मिंट में काम करना छोड़ दूंगी, जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए बोलता है उस गधे डायरेक्टर की वजह से तुम यहाँ काम करना छोड़ दोगी। इससे पहले कि डेनवर और कुछ बोलता मिस यून डेनवर को किस करती है। दूसरी तरफ पब्लिक के प्रेशर की वजह से कैप्टन चा को मिंट वाले केस से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो भी पाक चुलवो ने मिंट में किया उन सब का जिम्मेदार कैप्टन चा था। वुजिन चीफ से बोलती है अगर कैप्टन चा को मिशन से निकाला तो मैं भी इस मिशन को छोड़ दूंगी और फिर हमारी जगह और कोई नहीं ले पाएगा। तभी कैप्टन चा वुजिन से बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी जरूरत है और मुझे हाई कमांड का फैसला मंजूर है। जिस पर वुजिन कैप्टन चा से बोलती है तो क्या आप यूं ही हार मान लेंगे। जिस पर कैप्टन चा रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं हार नहीं मान रहा, मैं उस प्रोफेसर को पकड़ के रहूंगा। वुजिन चा से को तभी प्रोफेसर भी वुजिन और कैप्टन चा की बातें सुन रहे होते हैं। तभी कैप्टन चा वुजिन से पाक सनहो यानी प्रोफेसर के बारे में पूछता है और बताता है क्योंकि वही एक इकलौता आदमी है जो हमारे टेंट में घुसा था। तभी वहाँ कैप्टन चा आता है और अब कैप्टन चा सनहो यानी प्रोफेसर के साथ क्या करने वाला है और वुजिन को उस नोट के छोटे से हिस्से से क्या इन्फो मिलने वाली है ये तो हमें जल्द ही पता चलने वाला है।